हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अब ये आवाज़ सुन सुनकर आप लोगों को याद हो गया होगा कि अब एनसीईआरटी का क्लास शुरू हो रहा है। चलिए, अच्छी बात है। ये क्या है बताइए, पहला सवाल आज का। एनसीईआरटी ने ऐसा करके नहीं रखा है, मैंने किया है। क्या है, गेस कीजिए। अरे गेस क्या करना है सर, दिस इज चैप्टर 5, दैट्स इट। थोड़ा थोड़ा पेंटिंग मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, टॉपिक देखिए आज का क्या है। टॉपिक बहुत ही छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन पतला, नैरो। मार्जिन जब आप ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है? पतला सा लाइन होता है। वो पतले से लाइन का मतलब क्या है कि माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं आप, या आप ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो सोसाइटी में उतने राइट्स को एंजॉय नहीं कर पा रहे जो बाकी सारे सेक्शंस एंजॉय कर रहे हैं। जैसे मैं बात करता हूँ SC ST की, जैसे मैनुअल स्कैवेंजर्स, जो कि आप देखते हैं ना, जो कि सपोज कहीं पे कुछ क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बारे में देखिए बता रहा है, बट डेफिनेशन देखिए आपको यहाँ से मिल जाएगा। एनसीईआरटी ने आपको यहाँ पे दे दिया है डेफिनेशन। देखिए, व्हाट डज इट मीन टू बी सोशली मार्जिनलाइज्ड। मतलब ये होता है कि फोर्स्ड टू ऑक्यूपाई, फोर्स्ड टू ऑक्यूपाई, फोर्स्ड, जस्ट अ मोमेंट, आई जस्ट चेंज इट, ओके। forced to occupy sides or fringes and does not be able to be at the center of things। मतलब ये कह रहा है कि आपको इस तरह से सोसाइटी में प्लेस किया गया कि आप छोटे से सेक्शन में ही रह रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं दिया गया सोसाइटी में, ठीक है। जैसे कि देखिए, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे बड़ा ही एक अच्छा दे रहा है एनसीईआरटी, एंड दैट इज़ योर क्लासमेट। देखिए, जो क्लासमेट्स होते हैं कभी कभी वो क्या करते हैं कि वो आपको किसी किसी चीज़ के लिए क्या करेंगे, बॉयकॉट कर देंगे। क्लासमेट्स आपको कर देंगे बॉयकॉट। क्यों? हो सकता है कि शायद आपका कल्चर अलग हो सकता है कि शायद आपका बोल चाल का जो लैंग्वेज है वो शायद डिफरेंट हो मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसमें आप किसी ग्रुप से अलग छट के अलग हो जाएं। इसी को कहते हैं मार्जिनलाइज्ड हो जाना। आप सेंटर ऑफ द थिंग्स पे नहीं हैं, आप थोड़ा अलग हटा दिए गए या हट गए, अपने कारण भी होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इस चैप्टर में क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है। सबसे पहले देखो यहाँ लिखा हुआ है कस्टम्स। दूसरा क्या लिखा है? सोशल स्टेटस। यानी कि अगर कस्टम अगर आपका अलग है, सोशल स्टेटस अगर आपका अलग है, तो आप इस बात को क्लेम कर सकते हैं कि सर उसे मार्जिनलाइज शायद किया जा सकता है या वो हो जाएगा, है ना। वो खुद को वहाँ पे एक कोई इंडिविजुअल है ये, और ये दूसरा इंडिविजुअल है, ये हैं साथ में और ये हैं साथ में। इन तीनों का जो कल्चर है वो अलग है, सोशल स्टेटस अलग है, तो शायद ये अनकंफर्टेबल होकर के अपने आप को इस ग्रुप से बाहर कर लेंगे। इसी को कहते हैं मार्जिनलाइज्ड। क्लियर? चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। देखिए यहाँ फिर से देखिए, एनसीईआरटी शानदार ढंग से बोल रहा है आपसे, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये सब के सब जब साथ मिलकर के काम करते हैं तो सोसाइटी में मार्जिनलाइज्ड सेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर कट सी बात है। मतलब कि सोसाइटी में मार्जिनलाइजेशन कब देखने को आपको मिलेगा? जब इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल फैक्टर्स हावी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कौन सा। बहुत ही छोटा सा देखिए चैप्टर है। इस चैप्टर में पॉलिटी के हिसाब से तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बट हाँ चलिए, जो मैं अब ये कहानियाँ पढ़ लेंगे आप, पंचतंत्र की कहानियाँ अगर नहीं पढ़ते तो यही पढ़ लीजिए, कुछ हेल्प हो जाएगा आपको, है ना। एंटरटेनमेंट भी साथ में चलते रहना चाहिए। आदिवासी पे देखिए बात यहाँ पे किया जा रहा है। देखिए आदिवासी पे बात किया जा रही है, आदि और वासी, है ना। दो शब्दों से देखिए ये बना हुआ है, आदि और वासी। आदि का मतलब क्या था? आदिकाल, सुने आदिकाल, पुराना, है ना। और वासी मतलब वहाँ के, जैसे आप सुनते हैं निवासी, वहीं से वासी निकला है। वासी का मतलब क्या होता है? यानी कि आप जहाँ पे स्टे कर रहे हैं, आप स्टे कर रहे हैं। आदिवासी, पुराने समय से कहीं पे जो लोग रह रहे हैं। यही देखिए यहाँ पे लिखा जा रहा है, ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, यानी कि ओरिजिनली शुरू से जो जहाँ पे रह रहा है उसे आप बोलते हैं आदिवासी, या मतलब ये ट्राइबल लोगों के लिए वैसे ये शब्द यूज़ किया जाता है। और इनका फॉरेस्ट से बहुत क्लोज कनेक्शन होता है, फॉरेस्ट, जंगलों से इनका बहुत क्लोज कनेक्शन होता है। और इसीलिए आप देखिएगा ट्राइबल एरियाज में एक फंडामेंटल राइट है आपका, राइट टू मूव, है ना, राइट टू मूव, राइट टू मूव। ये आपको राइट नहीं दिया गया है। कहाँ पे? जंगलों में, ट्राइबल एरियाज में आपको ये राइट
नहीं दिया गया है। क्यों? अरे सर आप वहाँ मूव करेंगे, ये रहा आपका ट्राइबल एरिया, आप यहाँ मूव कर गए। रुकिए मैं थोड़ा बड़ा बना दूँ, क्योंकि जब पेड़ बनाना होता है तो मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूँ, बिकॉज मुझे वही एक अच्छा से बनाने आता है। ये रहा आपका पेड़, ये भी रहा पेड़, आप घुस गए अंदर क्या बनाने के लिए? कंपनी। और ये क्या है? एक ट्राइबल एरिया है। आप क्या करेंगे? पेड़ को काट देंगे, ये भी पेड़ काट देंगे, लेकिन जो यहाँ पे ट्राइबल लोग रह रहे थे ये तो इस पेड़ पे ही डिपेंड कर रहे थे, इनके फल फ्रूट पे डिपेंड कर रहे थे, उन्हें वही आता है। आपने तो भैया जो पेड़ है वो काट दिया आपने। अब क्या होगा? अब ये लोग कहाँ जाएंगे? तो ये लोग जाएंगे शहरों में, और क्योंकि इनके पास स्किल्स की कमी है तो ये लो वेजेस पर काम यानी लो सैलरी पर काम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और यहीं से आपका दिखेगा कि स्लम एरियाज बढ़ता है। पैसे नहीं रहेंगे ना तो कहाँ जाएंगे भाई? स्लम एरियाज में वो जाएंगे, राइट? गुड। तो अब इसमें हम लोग आगे और बढ़ जाएं ज़रा, आइए। तो देखिए ये इन्हीं सब बातों को जो मैंने बताया, बस मैंने आपको समराइज़ कर दिया है। इन्हीं सब बातों को आपको यहाँ ध्यान देना है, ठीक है? नॉट अ होमोजीनियस पॉपुलेशन। उड़ीसा जो है वहाँ पे मोर देन 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स हैं। और एक बात और देखिएगा, ट्राइब्स में एक बात बहुत स्पेशल है, हायरार्की वहाँ पे ज़्यादा नहीं देखा जाता है। जैसे था ना यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कॉन्सेप्ट नहीं देखा जाता है। कहाँ पे? ट्राइबल एरियाज में। यानी जाति वर्ण या कास्ट सिस्टम इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन ट्राइबल कम्युनिटी। सिंपल सी बात यही है, क्लियर है? और वो बेसिकली क्या करते हैं? वो वर्शिप यानी वो पूजा पाठ करते हैं। ट्राइबल के जो पीपल होते हैं वो पूजा पाठ करते हैं, किसका? एंसेस्टर्स, अपने पूर्वज का करते हैं, अपने गांव का करते हैं। और जो भी नेचर के जो स्पिरिट्स है ना, यानी नेचुरल पावर्स है ना, नेचुरल पावर्स उनको वो उनकी आई मीन पूजा वो किया करते हैं, ठीक है? चलिए आगे मैं बढ़ जाऊँ। आगे देखिए क्या है, ये सब वही लिखा हुआ है कि भैया वो डिफरेंट जो धर्म के होते हैं लोग, वो लोग भी यहाँ पे ट्राइब्स अपने जो हैं वो चेंज करते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा ये देखा गया है कि आदिवासी जो हैं वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है? और ये आपको बस एक पॉइंट बस यहाँ जानना है, जब मैं हिस्ट्री आपको बताऊँगा, जब मैं हिस्ट्री के एनसीईआरटी डील करूँगा, देयर आई विल बी टेलिंग यू कि किस तरह से ये जो कन्वर्ट हो रहा है ये किस तरह से हमारे नेशनल इंटरेस्ट को इम्पैक्ट करता है। आईआर का देखिए ये टॉपिक है नेशनल इंटरेस्ट, वो मैं बताऊंगा। इन देखिए बेचारों को देखिए क्या ही पता है ना, जो कन्वर्ट फोर्सिबली कर रहे हैं इन लोगों को, उनका है ना, उन्हें पकड़ना है, राइट? चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। संथाली के बारे में आपको मैं बताऊंगा हिस्ट्री में। देखिए ये चैप्टर एक्चुअली हिस्ट्री का है, बट मैं बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, बिकॉज ये अभी पॉलिटी चल रहा है ना, सिविक्स पॉलिटी चल रहा है अभी, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे। हाँ अब यहाँ देखो आप, स्टीरियोटाइप, ये मैंने आपको बता रखा है ये क्या होता है। देखिए स्टीरियोटाइप क्या होता है कि आप कॉस्ट्यूम्स किसी का देखें और आप अज्यूम कर ले कि ये तो इस तरह का कॉस्ट्यूम पहना है, ये इसी तरह का होगा। बहुत बार आप देखते हैं ना, कोई इंसान है जो कि बहुत नॉर्मल ड्रेसिंग में है, लेकिन जब वो आपसे बातें करना शुरू करेगा तो आपका इमेज बिल्कुल चेंज हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि वो उस तरह की बातें कर रहा है। आप भी वैसे ही बने, नॉलेज खूब रखिए और नॉर्मल तरीके से रहिए। अब कोई कोई होता है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ से कुछ, जैसे आप, अब मैं कुछ एक्टर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट कुछ अलग ही तरह के देखिए वो ड्रेसिंग स्टाइल में आएंगे, तो आप उनको शायद जज कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है। एवरीबडी हैज़ गॉट द राइट टू, है ना, वेयर जो भी वो पहनना चाहे, है ना, कॉस्ट्यूम्स। लेकिन एक स्टीरियोटाइप तो आप बैठाते हैं ना, एक आप इमेज सा बैठा देते हैं। उसी तरह से ट्राइबल पीपल के साथ भी देखिए ये इशू देखा गया है कि हम लोग रॉन्गली उन्हें मतलब गलत अवधारणा बना करके उन्हें हम लोग प्रिमिटिव यानी पुराना समझते हैं, बैकवर्ड यानी पिछड़ा समझते हैं, एग्जॉटिक समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कॉस्ट्यूम्स, हेड गियर और डांसिंग, इन तीनों चीज़ों को हम लोग देख करके बोलते हैं कि नहीं वो एग्जॉटिक है, बैकवर्ड है। बट दिस इज़ इनकरेक्ट, दिस इज़ नॉट राइट सर, दिस इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ये नहीं होना चाहिए। समझ रहे मेरी बातों को? चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे ये लिखा गया है कि डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो आयरन, जब आयरन आया तो वो क्या किए, अभी हम पढ़ेंगे स्लैश एंड बर्न, शिफ्टिंग कल्टीवेशन अभी हम देखने वाले हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत अच्छे से ये लोग प्रैक्टिस करते हैं, है ना।
शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये लोग क्या करते हैं, सपोज ये आपका लैंड का एरिया है और यहाँ पे वो खेती कर रहा है, कुछ समय तक खेती की यहाँ पे, अब यहाँ पे वो बर्न कर देंगे, आग लगा देंगे इस पर, आई मीन फसल निकाल करके, ऐसा नहीं कि फसल है तभी आप लगा दिया आग, फसल को काट करके वो यहाँ पे आग लगाए। अब इस एरिया को छोड़ करके वो यहाँ मूव करेंगे और यहाँ पे अब खेती करेंगे कुछ समय के लिए, और उसके बाद इस एरिया में क्या करेंगे आप, इस एरिया को आप छोड़ दिए कुछ दिन तक, यहाँ पे उतने समय में क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, न्यूट्रिएंट्स उस सॉइल के, वो फिर से रिकवर हो जाएंगे। अरे वो देखिए एक नेचुरल प्रोसेस होता है ना, दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस, एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके तहत न्यूट्रिएंट्स अपने आप को रिन्यू करते हैं, अपने आप को तरोताज़ा करते हैं, नया करते हैं। तो यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो प्रैक्टिस इनके द्वारा किया जाता है। कुछ टाइम यहाँ करेंगे, फिर यहाँ चले जाएंगे, फिर यहाँ वही बर्निंग करेंगे, फिर दूसरी जगह पे मूव कर जाएंगे, ऐसे कर करके शिफ्ट करते रहते हैं। इसी को कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, राइट। गुड, आगे बढ़ता हूँ मैं। देखिए आगे क्या है आपके लिए, फॉरेस्ट रिसोर्सेज। अब देखिए यहाँ पे बस कीवर्ड्स पकड़ना है आपको। फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं, इसीलिए भाई राइट टू मूव है ना। वैसे मैं आपको बता दूँ आपकी जानकारी के लिए, आर्टिकल 19(1)(d) अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपका है राइट टू मूव, इधर उधर जाने का यानी घूमने का अधिकार होता है। बट ट्राइबल एरियाज में क्यों नहीं, क्योंकि फॉरेस्ट रिसोर्सेज उनके लिए सब कुछ है। अगर आप एंटर करते हैं, आप इसी को खा जाओगे, ख़त्म कर दोगे, तो वो लोग फिर क्या हो जाएंगे, वो लोग जॉबलेस हो जाएंगे, और फिर वही बात है, सिटी में मूव करेंगे, जॉब का जो सैलरी को कम होगा, फिर स्लम एरियाज़ में जाएंगे, है ना। इस तरह से आपको चीज़ों को आगे बढ़ाना है। गुड, शिफ्टिंग कल्टीवेशन मैंने आपको बता ही दिया कि वो ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे हिस्ट्री में मैं बताऊंगा आपको अच्छे से। टी के लिए जो जो टी इंडस्ट्री है वो पॉसिबल हो पाया क्योंकि असम में बहुत सारे ट्राइबल पीपल को वहाँ पे डिप्लॉय किया गया था। असम के बहुत सारे ट्राइबल पीपल को इन टी प्लांटेशंस में लगाया गया था, और उसके कारण क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रोडक्शन हुआ था। तो टी का जो इंडस्ट्री है इंडिया में वो सेटअप इन्हीं लोगों का किया हुआ है। तो इसीलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट आज का जो इंडिया है उसमें सबका इक्वल इंपॉर्टेंस रहा है। चलिए डिस्प्लेस देखिए, मैंने बताया आप लोगों को, वही देखिए 4-5 ही बस कीवर्ड है इस चैप्टर में, बट उनको समझ लेना है बस, ताकि जब मैं 11th-12th में जब मैं एंटर करूं आप इतने कंफर्टेबल रहे कि बस मैं आपको समझाऊं और आप फटाफट सबको समझते चले। क्या किया गया भाई, डिस्प्लेस हो गए, क्यों, कुछ लोग एंटर किए, फॉरेस्ट काटे एंड दे वेंट आउट ऑफ दैट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। मिलिटरलाइज्ड किया गया, क्या भाई, नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारा ऐसा एरिया है जहाँ पे मिलिट्री को डिप्लॉय किया गया है। अब आप डिप्लॉय कर दिए मिलिट्री को, तो वहाँ पे ऑब्वियसली ट्राइबल पीपल तो वहाँ पे रह नहीं सकते हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो दे आर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, चलिए देखिए जो मैंने बताया स्लम का आपको, वो यहाँ पे लिखा हुआ है भैया, वो माइग्रेट किए सिटीज़ में इन सर्च ऑफ वर्क, बट दे वर गेटिंग वेरी लो वेजेस एंड ड्यू टू दैट they had to stay in slum areas, है ना, and that actually led to what, malnourishment। देखिए आगे लिखा हुआ है आपका, देखिए क्या है, आप माइग्रेट किए, आपके पास स्किल नहीं था, ट्राइबल पीपल माइग्रेट किए, और जब स्किल नहीं था तो सैलरी कम होगी, गरीबी होगी, डिप्रीवेशन होगा, गरीबी के कारण खाना पीना उनका सही से नहीं होगा, तो बच्चे भी उनके मालनरिश्ड हो जाएंगे। और 14 से 59 ईयर्स तक का जो एज होता है ये वर्किंग एज होता है। मतलब ऐसे तो आप इससे भी बियॉन्ड और इससे पहले भी काम कर सकते हैं, बट इंडियन गवर्नमेंट मानती है कि ये सबसे आइडियल टाइम है। 14 साल की उम्र में अगर कोई बच्चा 6 साल का है और वो मालनरिश्ड ही है, तो वो 14 साल तक जब पहुंचेगा तो वो कमज़ोर रहेगा, वो ना तो ठीक से यहाँ भी काम कर पाएगा और वो बर्डन बन जाएगा। इसको क्या हम लोग कहते हैं, इससे हम लोग कहते हैं, एक शब्द है आप लोग देख लीजिए, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड, मैंने बहुत बार बता भी रखा है इसको, डेमोग्राफिक बर्डन। डेमोग्राफिक बर्डन ये क्या है, ये है डेमोग्राफी का, देखिए मतलब क्या होता है, इट मीन्स पॉपुलेशन। पॉपुलेशन
वो पॉपुलेशन जो सरकार के लिए बर्डन बन चुका है। लेकिन सरकार का एम ये होता है कि पॉपुलेशन को क्या बना दिया जाए, फायदा, डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, फायदा, 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 और बर्डन का मतलब क्या होता है, नुकसान। तो डेमोग्राफिक बर्डन, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये दोनों शब्दों को दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर ट्राइबल पीपल कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, वो मालनरिश्ड हो जाएंगे बच्चे। वही बच्चे जब 14 साल के उम्र में एंटर करेंगे तो उन्हें वर्केबल एज में काउंट तो किया जाएगा, बट वो काम ठीक से कर नहीं पाएंगे, तो वो बन जाएंगे बर्डन। राइट, चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे देखिए क्या है आप लोगों के लिए, बस अब एक पॉइंट और बच गया है आप लोगों के लिए। ये देखिए, माइनॉरिटीज़ को बचाने के लिए संविधान में क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं। देखिए बड़ा ही सिंपल सा है ये। देखिए माइनॉरिटीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 29 और 30 में, है ना, वो आएगा हमारा आगे। माइनॉरिटीज़ दो तरह के माने जाते हैं इंडिया में, एक होता है रिलीजियस और एक होता है लिंग्विस्टिक, यानी भाषाई आधार पर और धार्मिक आधार पर हम लोग किसी एक सेक्शन को माइनॉरिटी समझते हैं या मानते हैं। राइट, तो उसके लिए कहाँ पे दिया गया प्रोविजन, आर्टिकल 29 और 30, 29 एंड 30। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक। ओके, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक दो तरह के आपके होते हैं माइनॉरिटीज़। और ये थोड़ा हैंग कर गया है, जस्ट अ मोमेंट, आई जस्ट नीड अ सेकेंड ऑफ टाइम। ऑलराइट, चलिए, तो ये कहाँ चला गया आपका, नीचे। तो देखिए संविधान दो तरह के लोगों को मानता है, एक हो गया रिलीजियस, एक हो गया लिंग्विस्टिक। और इन माइनॉरिटीज़ के लिए आर्टिकल 29 और 30 में प्रोविजंस दिया गया है, जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th के एनसीईआरटी में, डिटेल पढ़ेंगे वहाँ पे। अभी मैं बस आपका जैसे से एनसीईआरटी दिया हुआ है वैसे वैसे मैं आपको लेके चल रहा हूँ। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनॉरिटी को माना जाता है न्यूमेरिकली स्मॉल, लेकिन ये नंबर से भी बियॉन्ड में है। जैसे बहुत बार हम लोग ऐसा समझते हैं कि सर अगर सिर्फ कोई कुछ लोग बस नंबर्स में अगर कम हो तो क्या ये कहना सही है कि वो माइनॉरिटी में है। बट ऐसा बात नहीं है। जिनके पास पावर की कमी है, जिनके पास रिसोर्सेज को एक्सेस करने का पूरा राइट नहीं है, उन्हें भी आप माइनॉरिटी ही मानते हैं। ये बात आप लिख सकते हैं कहाँ पे, आप लिख सकते हैं कंक्लूजन में, अपने आंसर्स के कंक्लूजन में, कि सर the definition of minority is beyond numbers. Why? Because some section which is not having the right to access to power or access to resources are also considered minority, considered as minorities. ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे है आपका, मैं बस एक शब्द बस और बचा हुआ है वो मैं आपको बस बता दूँ। ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो आपका मैं डील करूँगा आप सेंसस, तो वहाँ पे मैं आपको अच्छे से बताऊँगा। ये देखिए यहाँ पे है आपका, हाँ जी सब हो चुका है। चलिए ऑलराइट, तो इस तरह से ये चैप्टर आपका एंड होता है। और बस आप लोग बस इसी तरह से पढ़ते रहें आराम से, बस मज़े मज़े में एनसीईआरटी को बस कवर करें। और जो भी ये पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ ना, आप सबको नोट करते चले भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में बहुत काम आएगा। राइट, चलिए सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, स्टे फिट, स्टे कनेक्टेड एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।